हेलो साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी फेज़ 3 ओ का सेट प्रैक्टिस सेट चल रहा है और विज्ञान का आज का जो सेट है कंप्लीट फिजिक्स पे आधारित है, हिंदी माध्यम में। यानी हिंदी में प्रश्न है, आपका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में होगा और कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चंस है। यानी बीपीएससी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाई है, जो मैंने जो भी सेट कराया था डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से देखने को मिला है और क्वेश्चन का डिज़ाइन मैंने वहीं से किया हूँ जहाँ से क्वेश्चन का फेवरेट जोन है, जहाँ बीपीएससी पूछने का प्रयास किया है और पूछता रहा है। ठीक है ना। इस बार भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ये फिजिक्स दो वीडियो इससे पहले आपका यानी सेट 4 और सेट 5 आज का जो है ये कंप्लीट फिजिक्स पे आधारित है। इससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस की तैयारी और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये इनफ है आपका। ठीक है। क्लास 9th और 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं विज्ञान का, या 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं और 1 to 5 में तो आपका ईवीएस में, तो उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से संबंधित जो रहेगा आपको यहाँ से कवर कर जाएगा। और जिन साथियों को 11 12 के रूप में फिजिक्स के रूप में एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये फिजिक्स कारगर है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी है। इसलिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप लाइटली ले रहे हैं तो प्लीज़ सीरियसली हो जाइए, क्योंकि ज्ञान घर इकलौता चैनल है जो क्वेश्चन सेट कराई थी डायरेक्ट प्रश्न को जो है एग्ज़ाम में दिखवाया भी था बच्चों से और लड़ाया भी था क्वेश्चंस को। इसलिए अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो आप गलती भूल कर रहे हैं। इसलिए आप जो है लाइटली ना लें, सीरियसली ले लें और आप इसको प्रैक्टिस सेट करके ही जाएं। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सेट को जरूर लगा करके जाएं, एक्सप्लेनेशन को देख करके जाएं। आइए हम लोग सेट को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइए। जो क्वेश्चंस रहेगा आपका वो कम से कम पहले सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इसका हल करने का प्रयास खुद से करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका है, चालक सामग्री के एक बड़े टुकड़े में भंवर धारा का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि चालक में एक परिवर्तनशील फ्लक्स को लगा करके ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं है तो कोई एक ऑप्शन को बना देते हैं। चालक में एक परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स, तो यही हम ऑप्शन बना देते हैं इसको। चालक में एक परिवर्तनशील विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को लगा करके जो है भंवर धारा का निर्माण किया जा सकता है। मतलब इंड्यूस्ड करंट की बात कर रही है। भंवर धारा का मतलब इंड्यूस्ड करंट की बात कर रही है और इंड्यूस्ड करंट जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स से ही आएगा, क्षेत्र से नहीं आएगा। और आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछती है, न्यूमेरिकल्स कम पूछती है। मेरा प्रयास थ्योरेटिकल पे कमांडिंग कराने का है, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शंस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। आपका है क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक की विद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है तो विद्युत चुंबक का चुंबकीय गुण होगा। अगर आपकी बात किया जाए कि किसी धातु में चुंबकीय गुण तभी आया है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया है, विद्युत धारा को पास कराया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इस धातु में जो चुंबकीय गुण आया है अस्थायी है, टेम्पोररी है। इसका मतलब जब इससे विद्युत धारा प्रभावित करना बंद कर दे तो इसमें चुंबकीय गुण भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें चुंबकीय गुण तभी आया जब इसमें विद्युत धारा आया। जब विद्युत धारा ही को बंद कर दीजिएगा तो इसका चुंबकीय गुण शून्य हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। बी नंबर का करेक्ट आंसर। यानी एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट उसको कहते हैं जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उस चालक में चुंबकीय गुण डेवलप होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अस्थायी चुंबकीय। ठीक है। और जो बाय नेचर ही चुंबक फॉर्म में पाया जाता है, जो मैग्नेट होता है, उसको हम लोग कहेंगे अस्थायी चुंबक। ठीक है, समझ में आएगी बात, क्लियर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। यदि हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा के रूपांतरण का नियम का लागू करते हैं तो एक चालक में ऊर्जा कहां से आती है। चालक में ऊर्जा जो आ रही है इसका मतलब मोशन करके आ रही है, गति करके आ रही है, और गति करके जो ऊर्जा आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। गति करके जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दिख रहा क्वेश्चंस, दिख रहा है, चलिए ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंज नियम को परिभाषित कर सकता है? तो लेंज नियम में जो है, याद रखिएगा, सबसे पहले लेंज लॉ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ, क्या है बताइए, संवेग ऊर्जा से है संबंधित लेंज का लॉ, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो होता है, जब हम लोग एक प्रेरित मतलब करंट को जो सप्लाई करते हैं, तो उसमें पहले से जो हमारा करंट प्रभावित हो रहा होता है, तो उसको उसका क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है? उसका विरोध करता है, उसके दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब पहले से जो विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, अगर बाद में उसमें आएगी तो दोनों में होगा जाएगा विवाद, लड़ाई। और जब लड़ाई होगा तो दिशा, ऑब्वियस बात है कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसे वापस होना पड़ेगा, दिशा पलटना पड़ेगा। यानी दिशा ही को क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। क्या करता है? दिशा परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंज नियम को परिभाषित करता है? तो प्रेरित धारा इस तरह प्रभावित होती है कि इसकी दिशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जो इसे प्रेरित करता है, ठीक है। यानी प्रेरित मतलब कहने का मतलब यह हो गया, आपको क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन या इंस्पायरेशन। मतलब हम गतिमान होना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो उसमें चुंबकीय गुण का भी जो है क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो हमारा लेंज लॉ कहता है कि जो जा रही है उसमें दिशा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहाना है। यानी दिशा को चेंज नहीं करना, तो दिशा में नहीं, तो इसका मतलब दिशा को भटकने नहीं देगा, दिशा भटकाने का जो काम करेगा उसका विरोध किया जाएगा, ठीक है। चलिए, महीन फिल्म में परावर्तित प्रकाश में दिखाई देने वाले रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, इंटरफ्रेंस के कारण होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। यानी बी नंबर आपका इधर करेक्ट आंसर, व्यतिकरण, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में स्पेक्ट्रम में प्रचलित ब्लू शिफ्ट दर्शाता। ब्लू शिफ्ट, देखिए शिफ्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्लू शिफ्ट। शिफ्ट कितने तरह के होते हैं हमारे पास? शिफ्ट होते हैं हमारे पास दो तरह के। एक होता है ब्लू शिफ्ट और एक होता है रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट क्या करता है? जब कोई आपके पास आएगा, यानी तारे के पास, यानी तारे आपके पास आता हुआ दिखाई दे, आपके पास आता हुआ दिखाई दे, उसी को कहेंगे हम लोग ब्लू शिफ्ट। आता हुआ दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट कहेंगे। और जो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे उसको हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट। दूर जाता हुआ दिखाई दे उसे हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई? ब्लू शिफ्ट जो आपके करीब आए, रेड शिफ्ट जो आपसे दूर जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तारे पृथ्वी से दूर जा रहा, तारा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा, ठीक है। जो नजदीक में आएगा उसे ब्लू शिफ्ट से, जो दूर जाएगा उसे हम लोग रेड शिफ्ट से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संचित ऊर्जा नहीं है? इनमें से संचित ऊर्जा नहीं है, कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा नहीं है। आपका विद्युत ऊर्जा नहीं है, संचित ऊर्जा, ठीक है। चलिए, रासायनिक ऊर्जा भी है। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई और समान मोटाई के कॉपर तार और स्टील तार के बैटरी के साथ श्रृंखला में संयोजित है, इनमें से कौन सा अधिक तप्त होगा? तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध जो है कॉपर का कम होता है स्टील की तुलना में, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा तपेगा। क्या होगा? ज्यादा तपेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील इज द करेक्ट आंसर। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आपको दिख नहीं रहा, देखने में दिक्कत है क्या? एक मिनट, ठीक है, दिख रहा। चलिए, मैं चेक करने गया था कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। चलिए, किस भौतिक मात्रा में इसकी इकाई के रूप में किलोवाट आवर है? चलिए, तो किलोवाट आवर को हम लोग कहते हैं यूनिट, और यूनिट ही जो है आपका विद्युत एनर्जी का मापन है, यानी ये ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट आवर, इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट,
ठीक है, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा फॉर्मूला होता है ई बराबर होता है, क्या होता है बताइए, पावर बाई टाइम। अगर पावर दे दे और एनर्जी पूछे, ठीक है, पावर दे दे और एनर्जी पूछे, या एनर्जी दे करके और टाइम दे करके पावर पूछे, तो पावर क्या हो जाएगा, ई इंटू टी। ठीक है, चलिए, क्या फॉर्मूला गलत लिख दिया हम? पावर क्या होता है, फॉर्मूला पावर का रिलेशन बनाने आना चाहिए, वर्क बाई टाइम होता है, तो वर्क को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पावर बराबर है ई बाई टी, ठीक है, और आपको पावर एनर्जी पूछे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ये सब गलत, कबो कबो इक्वेशन को भी चेक कर लीजिए कि होता क्या है, ठीक है ना। चलिए आइए, एक इस पे एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, हाँ ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा उसी पे जो फॉर्मूला लिखा थे। देखिए आपको दिया क्या है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक दिन में बल्ब द्वारा उपयुक्त ऊर्जा है। तो आपको दिया है पावर, पावर कितना दिया है 100 वाट, तो आपको पावर को लेके जाना पड़ेगा किलो वाट में, यानी आपको दिया है वाट, तो वाट को आप किलो में कन्वर्ट करिएगा तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कितना से, 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा किलो वाट, किलो वाट। और आप जानते हैं पूछा क्या है, द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर आपका कितना निकल गया, 100/1000, और टाइम कितना दिया है, 8 घंटा यूज करते हैं, 8 घंटा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य हटेगा, ये हो जाएगा 0.8, मतलब 0.8 यूनिट। अगर आप 100 वाट का बल्ब या कोई चीज़ यूज करते हैं और 8 घंटा यूज करते हैं तो एक दिन का जो आपका बिजली का यूनिट रीड होगा 0.8, मतलब 8 घंटा में भी आप 1 यूनिट यूज नहीं किए। अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 वाट का बल्ब जो है 10 को यूज कर रहे हैं तो ये हो गया 100 वाट। अगर 100 वाट आप डेली 8 घंटा यूज करते हैं तो आपका एक दिन का भी जो है 0.1 यूनिट मान 1 यूनिट नहीं उठेगा। ये आप निकालने का तरीका। और आप जो बिजली पे करते हैं ये यूनिट से ही रीड होता है। और यहीं पे एक प्रश्न आप को लगा देता अगर कि अगर 8 रुपये पर यूनिट हमारे पास चार्ज है तो जो उठे हुए यूनिट है उसका अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपका उठा हुआ यूनिट कितना है 0.8 और आपका अमाउंट कितना है 8, गुना करिए 8 8 64, 6.4 रुपया, यानी 6.4 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एक दिन का। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। तो इस तरह से अब हमको लगता है कि जो आपका जो है बिजली पे करने में जो दिक्कत आती थी वो दिक्कत नहीं आएगी। आपको वाट में दिया रहेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है किलो वाट में, कन्वर्ट करते आना चाहिए। मतलब कि किलो वाट से आप जो है वाट से किधर जा रहे हैं, वाट से जा रहे हैं किलो वाट में। मतलब एक छोटा से बड़े क्वांटिटी की तरफ जाइएगा तो छोटा से बड़े क्वांटिटी की तरफ जाइएगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, यही किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करना होता तो बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता 1000 से। ठीक है ना, तो ये कन्वर्टेबल हमको जो है आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्वेश्चन फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस दिक्कत करेगा और मैथ में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही आपको एरर हो जाएगा, क्योंकि कोई दे देगा मिलीमीटर और कोई दे देगा सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिया है क्या, देखिए उस तत्व का प्रतिरोध कितना होगा जो 6 सेकेंड में 1200 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करता है जब 4 एम्पियर की विद्युत धारा इसके माध्यम से गुजरती है। चलिए आपको दिया क्या है, टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड, और ऊर्जा कितना है, हीट मान ले ऊष्मा उत्पन्न कर रही है कितना, हीट 1200, और आपका एम्पियर करंट कितना दिया है, करंट आपका दिया है 4 एम्पियर। और विद्युत ऊष्मा यानी आप ऊष्मा प्रभाव जानते हैं, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है फॉर्मूला, H बराबर होता है I² RT। आपसे प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा H/K I² T। आपका H दिया है 1200 जूल, I² आपका दिया है I4, 4 के स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16। टाइम आपका दे रखा 6 सेकेंड, तो ये 6 से ये कर जाएगा कि 2 बार में हो जाएगा 200,
ये 4 से काटिएगा तो 4 5 6 के 20, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 12.5, आपका प्रतिरोध का मान हो जाएगा 12.5 ओम। ठीक है, चलिए फॉर्मूला उसमें का लिखते हैं, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ओम्स लॉ से भी इक्वल टू होता है आई आर। पावर का फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बाई आर, या पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, जो आपको मर्जी है उसको लिख लीजिए आप फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। 20 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 20 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो देखिए आपका दिया वोल्ट, वोल्ट कितना 20, और 4 दिया कूलाम 20। आपसे पूछा वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है 4, इसको कहते हैं क्यू। चार्ज का वर्क का फॉर्मूला होता है भी पोटेंशियल विभवांतर इनटू चार्ज। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, विभवांतर को भी से। भी आपका दिया है 20 और चार्ज दिया है 20, 20 के 20 को मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा ये 400 के। ठीक है ना, 400 जूल लिखिए। वर्क का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी सी नंबर इधर करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है? तो सामग्री के आयाम एम्पलीट्यूड पे निर्भर नहीं करती, आपका सी नंबर इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध 4 ओम का एक तार अपनी मूल लंबाई से 2 गुना तक खींचा जाता है, खिंचाव वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अब कभी आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बनाइएगा, तो एक तार है हमारे पास जिसकी लंबाई एल है मान लीजिए, और एक तार ये है जिसकी लंबाई होगी 2l, इसी को लंबाया जाता है। तो मटेरियल हमारा सेम है, तो आयतन क्या होगा हमारा सेम होगा, v1, इसका आयतन मान लेते v1, ये 1 है और ये 2 है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा a होगा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इसका कितना होगा a डैश मान लीजिए। चलिए ठीक है, आयतन जो होगा v1 बराबर होगा v2। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं एरिया इंटू लेंथ होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा v2 का, एरिया a डैश है, इसका एरिया a है और लेंथ l है, इसका एरिया a डैश है, इंटू लेंथ कितना है 2l है। अब आप बताइए मुझे, यहाँ से अगर करिएगा सोचिएगा तो ये l से ये हो जाएगा l कैंसिल आउट, a डैश अगर खोजिएगा तो नया वाला एरिया जो हो जाएगा हमारा a/2, मतलब पहले वाला एरिया का हो जाएगा आधा। अब आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो l/a। ठीक है, जहाँ r क्या प्रतिरोधकता, ये डिपेंड करता है पदार्थ पे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो r का फॉर्मूला हमारा निकल करके आया l/a। तो यहाँ से एरिया रोकिएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एरिया रोकिएगा, एरिया बराबर l/r हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पुट कर दीजिए आप। a डैश हमारा है तो a डैश हमारा क्या हो जाएगा, a डैश की जगह l डैश बाई r। ठीक है, और a की जगह क्या पुट करिए l/a। अब पुट करना है मुझे, क्या पुट करना है, पुट कर दीजिए। a डैश की जगह क्या पुट करिएगा, बोलिए, a डैश की जगह क्या पुट करिएगा, यहां पे आन a डैश हमारा निकल के क्या आया a/2 आया, तो आप पुट कर देना। हमारा जो है फॉर्मूला जो होता है यहीं पे l डैश हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा l डैश बराबर क्या हो जाएगा 2l बाई क्या r, r डैश कर लीजिए। लेंथ तो हमारा यही है, तो पुट करिए यहाँ पे, a डैश की जगह रख दीजिए 2l/r डैश, और a की जगह क्या पुट करिएगा, a तो a ही है हमारा, 2 ऑलरेडी 2a/2। ठीक है, इसकी जगह आप रख लीजिए ना l/r। ठीक है, l/r। तो अब देखिए मुझे ये r डैश आपसे पूछा, ये r का वैल्यू दे रखा है 4 ओम, पुट कर दीजिए। ये l से पहले l को काट दीजिए, ये हो गया 2/r डैश बराबर 1 कितना 2 × 4। ठीक है, यही पूछा r डैश, तो r डैश कितना हो जाएगा, r डैश बराबर 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 ओम हो जाएगा आंसर, 16 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप धराक अगर आपको थोड़ा ये मटेरियल कंटेंट नहीं पता होता, तो आप अगर प्रतिरोध हमारा लेंथ डबल हो रहा है तब प्रतिरोध डायरेक्ट आप समानुपाती से मार देते 4। ठीक है, लेकिन यहाँ मटेरियल डिपेंडेंट भी है, तो आप इसको भी थोड़ा चेक करिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला अगर चेक करना है तो यहाँ से पुट करिए, क्या है a डैश
यानी हमारा ए का जो एरिया का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, यहां से निकालना लीजिए, एल बाई आर। कुछ नहीं करना है, जो जैसे पुट करिए एरिया का फॉर्मूला निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सामग्री की किस गुण के लिए इसका उपयोग विद्युत धारा में फ्यूज तार के रूप में किया जाता है? तो याद रखिए कम गलनांक के कारण, कम गलनांक के कारण, ताकि जैसी लोड बढ़ेगा वो तार गल जाएगा। एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी, लंबाई पे भी प्रतिरोधकता पूछा है। प्रतिरोधकता जो है, रेजिस्टिविटी, ये आपका पदार्थ पे निर्भर करता है। किस पे करता है? पदार्थ पे निर्भर करता है। प्रतिरोध की बात करता है तो प्रतिरोध आपका हो जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई। ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक 3 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध समांतर रूप से संबंध में है। मतलब आपके पास एक प्रतिरोध जिसका मान दे रखा है 3 ओम, क्या दे रखा है? 3 ओम। इसको जोड़ा जाता है पैरेलल में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था, यानी इसका मतलब आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, 1/r इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, R1 की जगह कितना हो जाएगा 3, प्लस R2 की जगह भी कितना 3, और R3 की जगह भी कितना हो जाएगा 3। तो यानी 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 3 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 अपॉन के 3 कितना हो जाएगा 1, यानी R इक्विवेलेंट हमारा निकल जाएगा 1। पलट दीजिएगा तो 1/1 ही होने वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो अभी मैंने आपको बताया पदार्थ की क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर करती है तार के पदार्थ पर, यानी पदार्थ में मटेरियल पर डिपेंड करती है। कैसा है, नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत धारा चालकता सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, चलिए दिए गए ऑप्शन में विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या होती है, यानी महो कह लीजिए या सीमेंस कह लीजिए। ठीक है, महो, ओम इनवर्स, या इसी को कहा जाता महो। ठीक है, इसी को नाम है सीमेंस। अगला क्वेश्चन है, यदि वोल्टेज 32 वोल्ट तथा धारा 2 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान ज्ञात हो। तो यानी आपको पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानते हैं, V = IR, और आपको धारा यानी विद्युत प्रतिरोध पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, आर बराबर क्या हो जाएगा V/I। वोल्ट का वैल्यू दे रखा है आपका 32 और आई का मान दे रखा है 2, ये हो जाएगा 16 के 32 माने 16 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 16 ओम। अगला प्रश्न है, शुद्ध अर्धचालक के ठोस प्रतिरोध में क्या होता है जब इसमें डोपिंग की मात्रा बढ़ जाती है? डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियां। जब अशुद्धियां बढ़ जाती है तो इसका जो है प्रतिरोध की मात्रा घट जाता है। ठीक है, डोपिंग मतलब अशुद्धियां। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, क्या बोलिए, 4 गुना हो जाएगा। अभी चेक किए ना हम लोग, अभी हम लोग चेक किए, क्या किए, आर बराबर होता है ρL/A। तो रो को हट कैंसिल आउट करिए, ये मेटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी हमारा पास जो फार्मूला हुआ एरिया का, हमारा क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला, एरिया बराबर L/R। ठीक है, चलिए लेंथ डबल कर दीजिएगा, लेंथ डबल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नया एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L/R। ठीक है, अब हम A बराबर A' कर दें, A की जगह पुट कर दे L/R, और A' की जगह पुट कर दे 2L/, क्या बोलिए, 2L/R'। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 2L, यहाँ पे जब R लेंथ हमारा डबल हो जाएगा, A' जो हो जाएगा हमारा A/2 हो जाएगा। जब लेंथ डबल करेंगे तो हमारा जो एरिया होगा, नया एरिया, वो पहले वाले एरिया का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जब आधा हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देना आप, A बराबर A' करेंगे तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, A बराबर A' है ना। चलिए A' हमारा जो नया एरिया है कितना है, A' हमारा है, ये तो A हमारा है L/R, और A' हमारा हो गया A/ कितना 2।
ठीक है, चलिए a/2 हो गया। अब इसकी जगह पुट कर दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, l/के 2 तो हमारा पहले से रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा a, तो ये हमारा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, r नॉट हमारा जो r नया डैश हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स के, यानी 4 गुना जो है हमारा बढ़ जाएगा, यानी r डैश जो हो जाएगा 4r हो जाएगा। बस ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से सेट कर लीजिए। अगर सेम मटेरियल हो हमारा जिसका लेंथ हमारा l है, ठीक है, इसको जब हम लंबाई बढ़ाते हैं 12 करते हैं तो इसका एरिया हमारा a है, तो इसका a डैश हमारा एरिया हो जा रहा है a/2 हो जा रहा है, a/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। बस तो हमारे पास जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा 4 टाइम्स नया का हो जाएगा। बस ये एक रिलेशन बात माइंड में रखिए, बाकी आगे का टेंशन मत पालिए कि क्या है नहीं है, ताकि हमको निकालना है क्वेश्चन और ये फॉर्मूला रिलेशन बता रहा है तो आपको बन जाए, तो क्या हो जाए 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। एक बंद लूप के चारों ओर ईएमएफ और विभवांतर का योग 0 के बराबर होता है, यह किसका परिणाम है। तो याद रखिएगा ये किरचॉफ्स लॉ से है और ऊर्जा का संरक्षण होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है ना। चलिए ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए विद्युत संरक्षण के और विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित आपका किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ कह लीजिए, किरचॉफ्स विद्युत धारा नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी जिसको हम लोग केसीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट। और फिजिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है जहाँ से क्वेश्चन उठाती है, मैं वहाँ से क्वेश्चन आपको लाने का, और कई साथियों का डिमांड भी था कि नया क्वेश्चन कराइए सर, तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए नए नए क्वेश्चन को भी लाया। और फिजिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस और कुछ कुछ न्यूमेरिकल डेटाबेस जो पूछा है ना, तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने लाने का प्रयास किया है। तो आप जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुझे आपसे विनम्र विनती निवेदन भी है, आप इसे एक बार जरूर जा करके देख कर यानी देख करके जरूर जाइएगा। आप जब देख करके जाएंगे तब एग्जाम में आप जो है वारे न्यारे हो जाइएगा और झंडा फहरा करके आइएगा। भगवान से विनती है कि आपका सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहें। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ज्ञानघर का एप्लीकेशन भी बन गया है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।